हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी है बायोडाइवर्सिटी की, यानी जैव विविधता की। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैव विविधता किसे कहते हैं, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। तो जैव किसी भी स्थान पर पाए जाने वाला जीव वहाँ के पर्यावरण व पारिस्थितिक तंत्र में आपसी सामंजस्य बनाकर रहता है, जिसे क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। मतलब वहाँ के पर्यावरण में जो जीव तंत्र होते हैं वह आपसी सामंजस्य बनाकर रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं विश्व में सर्वाधिक। स्टूडेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम को देखते हुए उसी को इसमें लिखा गया है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाया जाता है, तो विषुवत रेखा के पास, यानी उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है सर्वाधिक जैव विविधता। और जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया, तो 2002 को लाया गया जैव विविधता अधिनियम। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कब आया, तो 2003 में। इसकी स्थापना कहाँ हुई, तो चेन्नई में हुई। आगे देखते हैं हम लोग जैव विविधता क्या उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो जीनीय यानी जीव के स्तर पर, प्रजाति यानी पारिस्थितिकी स्तर पर, और पारिस्थितिकीय महाद्वीप स्तर पर 3 भागों में बांटा गया है जैव विविधता को। और विश्व में कुल जैव विविधता तप्त स्थलों की संख्या कितनी है, तो 36 है। और फिर विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है, तो ब्राज़ील है। ब्राज़ील में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। तो भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कुल कितने हैं, तो 18 हैं भारत में। और भारत में कौन कौन से हैं, किस किस राज्य में जैव मंडल हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। ये थोड़ा मैप के द्वारा आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, तो शीत रेगिस्तान, यानी इसे कोल्ड डिजर्ट कहते हैं। और उत्तराखंड में नंदा देवी। और मध्य प्रदेश में पन्ना और पंचमढ़ी है। गुजरात में कच्छ है। और सिक्किम में कंचनजंगा है। और असम में डिब्रू और सखोवा है। और फिर मानस है। और मेघालय में नोकरेक है। इसे कब बनाया गया, 1988 में बनाया गया। और फिर पश्चिम बंगाल में कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है। और उड़ीसा में शिमलीपाल है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में कौन सा है, तो अचनाकमार है। और आंध्र प्रदेश में शेषांचल की पहाड़ी है। और फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये तीनों क्षेत्रों में नीलगिरी का विस्तार है। और फिर केरल और तमिलनाडु में अगस्त्यमलाई है। और तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी है। और फिर अंडमान निकोबार में कौन सा है, तो ग्रेट निकोबार है अंडमान और निकोबार में। तो ये सब भारत के जितने भी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वह सब है। आप लोग एक बार मैप इंडिया का बनाकर उसमें दर्शाएंगे तो आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। इसे 1936 में इसका पहले नाम क्या था, तो हैली नेशनल पार्क था। और फिर 1936 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क 1936 में। और किस अभयारण्य में बाघों का सर्वाधिक घनत्व है, तो औरंग बाघ अभयारण्य में। ये कहाँ है, तो असम में। यहाँ पे बाघों का सर्वाधिक घनत्व है। और फिर सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ है, तो श्रीशैलम में है। यह कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। यह कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो साउथ बटन है। यह कहाँ पर है, तो अंडमान और निकोबार में है। और भारत का समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो कच्छ की खाड़ी में है। कच्छ की खाड़ी किस राज्य में है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा।
आगे हम लोग देखते हैं प्रमुख जैव विविधता सम्मेलन कब कब हुआ। ये एग्ज़ाम में मिलान करने के लिए पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ है। रियो डी जेनेरियो कहाँ है, तो ब्राज़ील में है। और बहामास सम्मेलन ये 1994 में हुआ, कहाँ पर, बहामास में। और फिर कार्टाजोना प्रोटोकॉल यह कब हुआ, तो 1999 में, कहाँ पर, कोलंबिया में हुआ। और नगोया प्रोटोकॉल यह मतलब 2010 में जापान में हुआ। और फिर हैदराबाद जैव विविधता सम्मेलन 2012 में हुआ। हैदराबाद जैव विविधता सम्मेलन कब हुआ, 2012 में हुआ। और जीव का संरक्षण देख लेते हैं, तो जीव को संरक्षित करने के लिए 2 स्थान बनाए गए, स्वस्थानीय और फिर परस्थानीय। स्वस्थानीय को इन सिटू कहते हैं और परस्थानीय को एक्स सिटू कहते हैं। तो स्वस्थानीय में कौन कौन सा आता है, तो राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जैव विविधता क्षेत्र और जंगल, ये सब स्वस्थानीय यानी इन सिटू में आते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा मतलब स्थान स्वस्थानीय में आते हैं। और परस्थानीय में क्या क्या आता है, तो वानस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर और नर्सरी और हर्बेरियम और फिर बीज बैंक और अंडे बैंक और टिश्यू कल्चर और फिर क्लोनिंग आता है। ये सब एक्स सिटू में आते हैं। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 22 मई को। और जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो रेमंड एफ डैशमैन द्वारा 1968 में ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री पुस्तक में लिखा गया। ये जैव विविधता शब्द रेमंड एफ डैशमैन द्वारा। ठीक, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब घोषित किया, तो 2010 में। और पारिस्थितिकी तंत्र की मापन की इकाई क्या होती है, प्रजाति। ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की मापक इकाई क्या है, तो क्या है, प्रजाति है। और वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव को संरक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या चीज़ें बनाई गई उन्हें देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर मानवीय गतिविधियों से मुक्त है। राष्ट्रीय पार्क मानवीय मतलब मानव का एक्टिविटी यहाँ पर नहीं है। और वन्य जीव अभ्यारण्य में मानव का एक्टिविटी है लेकिन सीमित मात्रा में है। और जैव मंडल में यह सरकारी नियंत्रण में है, परंतु बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य संभव है जैव मंडल में। और जैव विविधता का मापन मतलब किससे किया जाता है, देख लेते हैं। तो अल्फा जैव विविधता क्षेत्र, इसमें जीवों की संख्या का मापन किया जाता है। स्टूडेंट आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, ये सब कथन कारक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अल्फा जैव विविधता क्षेत्र में जीवों की संख्या का मापन किया जाता है, मतलब उनके आवास का। और फिर बीटा जैव विविधता क्षेत्र में कारकों या स्रोतों के आधार पर होने वाला परिवर्तन, मतलब आवास परिवर्तन, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसी मतलब जीव जंतु को लेकर जाना, तो बीटा जैव विविधता में मापते हैं। और फिर गामा जैव विविधता में जीवों का भौगोलिक क्षेत्र, दूसरे में गमन यानी प्रादेशिक, यानी जैसे कि जो दूसरे देश से पक्षी किसी और देश में जाते हैं तो उसमें गामा जैव विविधता क्षेत्र में मापन किया जाता है। जैसे कि पाकिस्तान से साइबेरिया जो पक्षी होता है वह गुजरात के तट पर मतलब अक्सर उड़ के चला आता है, तो ये सब प्रादेशिक पक्षी हो गए। और जैव विविधता ह्रास के कारण, मतलब जैव विविधता में गिरावट के कौन कौन से कारण हैं, तो मानव जनित कारण और प्राकृतिक जनित कारण। मतलब मानव जनित कौन कौन से कारण हैं, तो आर्थिक दोहन और शिकार व तस्करी, आवासीय विकास और तटीय क्षेत्र का विकास। और प्राकृतिक जनित कारण क्या है, तो भूकंप का आना, हिमस्खलन, बाढ़, जलवायु, ये सब प्राकृतिक जनित जो जैव विविधता में गिरावट आ रही है, तो ये सब कारण हैं। ये सब मानव जनित कारण हो गए और ये प्राकृतिक जनित कारण हो गए। इस कारण मतलब जैव विविधता में गिरावट आ रही है। और जैव विविधता ह्रास के प्रभाव, मतलब जब जैव विविधता में गिरावट होगी तो उसका प्रभाव मतलब क्या पड़ेगा, तो देखते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग होगी यानी वैश्विक ताप बढ़ेगा और ओजोन परत में छिद्र होगा, जलवायु परिवर्तन होगा और अम्लीय वर्षा होगी।
ये सब मतलब जैव विविधता ह्रास के प्रभाव पड़ेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसें सूर्य के द्वारा प्राप्त विकिरण को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती, फलस्वरूप वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है और जिसे वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और फिर मीथेन गैस के बारे में हरित गृह गैस क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। तो मीथेन गैस ग्रीन हाउस गैस है, इसे CH4 कहते हैं। स्टूडेंट ये सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये क्लास बनाई गई है, तो आप लोग इसे मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि कहाँ से कहाँ क्लास पहुँच जा रही है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी को इसमें बताया जा रहा है। तो और ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सा आता है? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ओजोन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड और फिर नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड के N2O से प्रदर्शित किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC से और परफ्लोरोकार्बन को PFC से और सल्फर हेक्साफ्लोराइड को SF6 से प्रदर्शित किया जाता है। और धूलकण, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं, एग्ज़ाम में ये कई बार पूछे गए हैं। और मीथेन यानी CH4 इसका उत्सर्जन कहाँ कहाँ पे होता है? मीथेन का उत्सर्जन सर्वाधिक आर्द्र भूमि में होता है, और फिर धान के खेत में, फिर दहन में, फिर दीमक, जहाँ पे दीमक लगे होते हैं, और कोयला खनन क्षेत्र में होता है मीथेन का उत्सर्जन सर्वाधिक। और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और। तो हॉट स्पॉट के बारे में जानते हैं। हॉट स्पॉट क्या होता है? जहाँ पौधे जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की स्थानिक प्रजाति उपलब्ध हो उसे क्या कहते हैं? जैव विविधता हॉट स्पॉट कहा जाता है। मतलब जहाँ पे पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीव तीनों पाए जाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहते हैं। तो इसका निर्धारण, हॉट स्पॉट का निर्धारण व आधार कौन कौन सा है? तो कैसे निर्धारित किया गया है कि यह क्षेत्र हॉट स्पॉट में आएगा? तो जीवों की कुल संख्या पर निर्धारित की गई है, विशिष्ट प्रकार की प्रजाति पर और प्रजातियों की संख्या जो खतरे में है उनके आधार पर हॉट स्पॉट निर्धारित किया गया है। तो देखते हैं भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं और विश्व में कौन कौन से हॉट स्पॉट है देख लेते हैं। तो भारत के में 4 हॉट स्पॉट हैं। पहला पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री की पहाड़ियों पर, और पूर्वी घाट, हिमालय और इंडो बर्मा क्षेत्र। और विश्व में कौन कौन सा है? और बहुत सारे हैं विश्व में, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे सबसे सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो पहला है मेडागास्कर, दूसरा फिलीपींस, फिर सुंडालैंड और फिर ब्राज़ील है, फिर उसके बाद कैरेबियन प्रदेश। ये सब भारत के हॉट स्पॉट हैं और ये विश्व के हॉट स्पॉट हैं जो इम्पॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं ओजोन को O3 भी कहते हैं। तो यह समताप मंडल में पाया जाता है, 20 से 30 किलोमीटर के अराउंड में पाया जाता है। और फिर इससे पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, UV रेस B व C। और इससे बचाव मतलब क्या क्या, जो डायरेक्ट ओजोन गैस का जो डायरेक्ट प्रभाव ना पड़े तो इससे यही किरणें निकलती हैं। और जैसे अगर डायरेक्ट किरणें ओजोन का पड़े तो उससे त्वचा कैंसर, जीन उत्परिवर्तन और मोतियाबिंद हो सकता है। और फिर इससे CFC ओजोन क्षरण का कारण है। ये जो CFC है ये ओजोन का जो क्षरण होता है यही कारण है। और ओजोन को मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन है। और ओजोन छिद्र का पता किसने लगाया था कि ओजोन में छिद्र हो रहा है? तो अंटार्कटिका के ऊपर है। यह ब्रिटिश टीम द्वारा 1987 में खोजा गया था। मतलब ओजोन छिद्र
अंटार्कटिका के ऊपर है। यह एक ब्रिटिश टीम के द्वारा मतलब खोजा गया था 1987 में। और ओजोन दिवस कब मनाया गया था? तो 16 मतलब मनाया जाता है तो 16 सितंबर को। आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में ये आता होगा। इससे कई बार मतलब कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ओजोन से, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ओजोन क्षरण की समस्या से निवारण हेतु सम्मेलन कौन कौन से लगा मतलब अभी तक हुआ ओजोन क्षरण से? तो पहला है वियना सम्मेलन 1985 में हुआ, और फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1987 में हुआ, और हेलसिंकी सम्मेलन ये 1989 में हुआ, और फिर लंदन सम्मेलन ये भी 1989 में हुआ। तो ये सब क्रम से लगाने के लिए आता है और फिर सुमेलित करने के लिए भी पूछा जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास थी, तो आप लोग इसे 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा, और मेरे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।